Today we have to discuss section 21. Section 21 बताता है हमें objections to jurisdiction. Objections to jurisdiction कि कब आप अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हो. ठीक है, ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा? अपोजिट पार्टी, दैट इज डिफेंडेंट. डिफेंडेंट विल रेज द ऑब्जेक्शन. जस्ट अ मिनट. विशाल, हर्षित एंड दीपा. ऑलराइट, लेट मी ऐड देम. Okay, I am reading the section. No objection as to the place of suing shall be allowed by any appellate or revisional court. ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन तब तक नहीं मतलब अपीलेट और रिविजनल कोर्ट एंटरटेन करेगी अनलेस. अब अनलेस के आगे कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोगों को पढ़नी है. पहले आप लोग इसका मीनिंग समझिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग? जस्ट अ मिनट. विशाल इज देयर. ओके. प्लेस ऑफ सुइंग. प्लेस ऑफ सुइंग अगर हम जनरल टर्म में पढ़ें तो इसका मीनिंग होता है हमारा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एज वेल एज पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, सब्जेक्ट मैटर भी आता है लेकिन सब्जेक्ट मैटर की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं. ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका टेरिटोरियल और पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड बात कर रहा है. तो जब हम देखेंगे 21 क्लॉज 1 बात करता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की. 21 क्लॉज 2 बात करता है हमारे पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की. तो प्लेस ऑफ सुइंग के आगे आप लोग अंडरलाइन करके लिख लीजिए टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. इसके आगे रीड कर रही हूँ. शैल बी अलाउड बाय एनी एपिलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कौन होती है? एनीवन? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ सबसे पहले कोर्ट केस फाइल होता है. देखिए, सपोज कीजिए जूनियर डिवीजन के पास भी ज्यूरिडिक्शन है, सीनियर डिवीजन के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है. देखा जाए तो कायदे में सबके पास है. लाइक 5000 का मैटर है, सबके पास है. लेकिन ट्राई कौन करेगा? जूनियर डिवीजन ट्राई करेगी. तो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट कौन सी हुई? जूनियर डिवीजन. ठीक है, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहाँ है? जहाँ केस हमारा पहली बार ट्राई होने जा रहा है, दैट इज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. ओके. तो अब डिफेंडेंट को क्या करना है? अगर कोर्ट के पास अगर उसको ऑब्जेक्शन रेज करना है, ठीक है, तो उसको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? डिफेंडेंट कब अपीलेट कोर्ट में, देखिए पहले मैं आपका उसका सीरीज समझना कि आपका ट्रायल चला, ट्रायल के बाद डिक्री पास हो गई. ठीक है, डिक्री पास होने के बाद डिफेंडेंट अपील में जाता है और अपीलेट कोर्ट से बोलता है कि जिस कोर्ट ने, इस कोर्ट ने ट्रायल किया था आपका जूनियर डिवीजन ने, तो इस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं था और ज्यूरिडिक्शन ना होने की वजह से इस डिक्री को सेट असाइड कर दिया जाए. तो क्या कोर्ट सिर्फ इस बिहाफ पे डिक्री को सेट असाइड कर देगी? तो सेक्शन 21 ये बताता है कि कब कोर्ट इसके ज्यूरिडिक्शन को, ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करेगी. तो ऑब्जेक्शन एंटरटेन करने के लिए कोर्ट 3 चीजें देखेगी. सबसे फर्स्ट कि डिफेंडेंट ने अपना ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी, आप रीड कीजिए सेक्शन को, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको अपना ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा. ठीक है. सेकंड है and in all cases where issues are settled at or before such settlement. issues settle होने पे या at or before the settlement. issues settle होने से पहले आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करें. ठीक है, या केस में क्या हुआ हो? फेलियर ऑफ जस्टिस. फेलियर ऑफ जस्टिस. अब ये अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड एट एंड बिफोर द सेटलमेंट इशू, मुझे ये बताइए कि ये ऑब्जेक्शन कहां पर रेज करने की बात हो रही है? एनीवन? अपीलेट कोर्ट में. ये अपीलेट कोर्ट में बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ट्रायल कोर्ट में. जिस टाइम आपका
यस, जिस टाइम आपका मैटर ट्राई होने जा रहा है, जिस टाइम कोर्ट मतलब आपके मतलब ट्रायल होगा, कोर्ट मैटर डिसाइड करेगी, उस टाइम आप ट्रायल कोर्ट में जितनी जल्दी हो सके आपको ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। ऑब्जेक्शन रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू जुरिस्डिक्शन। कि आपको ये एप्लीकेशन लगानी होगी, आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि नहीं, आपके पास जुरिडिक्शन नहीं है। ठीक है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मींस जितना जल्दी हो सके। दूसरा है कि एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। मैंने आपको बताया था कि इश्यू सेटल करती है कोर्ट पहले, तो इश्यू सेटल होने से पहले या एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, उस टाइम पे ऑब्जेक्शन रेज कर दो। ठीक है, और साथ साथ क्या होना चाहिए? फेलियर ऑफ जस्टिस। जब आप जिस टाइम अब आप ऑब्जेक्शन लेके जा रहे हो कहाँ पर? एपीलेट कोर्ट में। 21 आपका तभी लागू होगा जब आपकी डिग्री पास हो गई है और उसकी आप अपील फाइल कर रहे हो। ठीक है, तब आपको कोर्ट में एपीलेट कोर्ट ये देखेगी कि क्या आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में लाइक अपना ऑब्जेक्शन रेज किया था ट्रायल कोर्ट में या नहीं किया था, या एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज किया था, नहीं किया था, या केस में फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोर्ट ये तीनों बातें देखेगी। ठीक है, उसके बाद ही आपके ऑब्जेक्शन को मतलब आपकी डिग्री को सेटिसाइड करेगी, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। ये सबको समझ आया है या इसमें कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? एंड इसमें सबसे बड़ी मेन बात है ना कि सेक्शन 21 पिक्चर में कब आता है? सेक्शन 21 पिक्चर में तभी आएगा जब ट्रायल कोर्ट से आपकी डिग्री पास हो चुकी है। ठीक है, डिग्री पास हो गई है, उसके बाद आप अपील में जा रहे हो, अपील में ये ऑब्जेक्शन कर रहे हो कि सर इस डिग्री को आप सेट असाइड कर दीजिए। ऑन व्हाट ग्राउंड? कि सर इस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ट्रायल कोर्ट के पास। तो ये तो हो गया हमारा रिलेटेड टू टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन 21 क्लॉज 1। ये टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है। सेकंड को रीड करते हैं। No objection as to the competence of the court with reference to a pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice। इसमें देखिए आप सेकंड लाइन को पढ़िए, विद द रेफरेंस टू द पेक्यूनरी लिमिट्स। तो 21 क्लॉज 2 किसकी बात कर रहा है? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि पेक्यूनरी लिमिट्स, अगर सपोज कीजिए ट्रायल कोर्ट ने डिग्री पास कर दी है, ठीक है, और अगर आप ज्यूरिसडिक्शन अपील कर रहे हो तो 21 क्लॉज 2 में अपील रिलेटेड टू व्हाट? किसकी अपील जाएगी? रिलेटेड टू पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की अपील जाएगी 21 क्लॉज 1 के अंदर। तो ये डिफरेंस ये पीटी में पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीजें मिस मत करना। प्लेस ऑफ सुइंग ऑल्दो पहले वाले क्लॉज में दोनों कवर करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, अलग अलग बात की गई है, तो इट मीन्स ये इम्प्लाइड है सेक्शन के अंदर। कंडीशन दोनों सेम रहेंगी कि ट्रायल कोर्ट में as soon as possible means earliest possibility में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। किसको? डिफेंडेंट को। सेकंड, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है, एंड थर्ड इज कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ज्यूरिडिक्शन ना होने की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, इस बिहाफ पे अपीलेट कोर्ट आपकी ट्रायल कोर्ट की डिग्री को सेट असाइड करेगी। अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि आपने ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज किया था, ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड, ठीक है, लेकिन इस पे हियरिंग हुई और ट्रायल कोर्ट ने बोला यस मेरे पास ज्यूरिडिक्शन है, और उन्होंने ट्रायल कंडक्ट कर दिया, ठीक है, एंड डिग्री पास कर दी। अब आप फिर अपील में जाते हो, तो मुझे बताइए क्या डिग्री सेट असाइड होगी या नहीं होगी? मैम होगी होगी। व्हाई? अपील में हो सकती है। हाई इन कोर्ट कर केस ऑफ सकता है, फेलियर ऑफ जस्टिस होगी। फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं देखिए, हुआ। हाई कोर्ट कर देखिए, सकता है। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे केसेस में क्या होगा ना,
कोर्ट तीनों चीजें देखेगी। पहली देखेगी आपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ऑब्जेक्शन रेज किया था, एट और बिफोर किया था या नहीं। अगर अर्लीस्ट नहीं भी कर पाए थे तो एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। एंड थर्ड वन इज फेलियर ऑफ जस्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर सपोज करो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया यहाँ पे या यहाँ पर, लेकिन आपके केस में फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस अपीलेट कोर्ट विल नॉट सेट असाइड योर डिक्री। अपीलेट कोर्ट डिक्री को सेट असाइड नहीं करेगी। इफ अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट अगर ये फाइंड करती है कि यस फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है केस में, देन डिक्री विल बी सेट असाइड। लेकिन ये अकेले नहीं है कि सिर्फ फेलियर हो रहा है और अपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है तो डिक्री सेट असाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा, मतलब प्रूव करना पड़ेगा अपीलेट कोर्ट में कि आपने ऑब्जेक्शन रेज किया था। साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना होगा कि कोर्ट हमारे केस में फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, देन उस बिहाफ पे आपके केस में डिक्री को सेट असाइड कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? 21(1) एंड 21(2)। कंडीशंस तो मैम आपने तीनों बताई है ना, अर्लीस्ट पॉसिबल और एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। यस, अगर आप अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी में, अगर आप अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी मतलब अपॉर्चुनिटी लाइक जिसको कहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी नहीं भी कर पाते हो, लेकिन ट्रायल के दौरान भी अगर आप कर देते हो ना, तो वो भी आपका ऑब्जेक्शन माना जाएगा। कोर्ट, ट्रायल कोर्ट उस पर हियरिंग करेगी और ट्रायल कोर्ट हियरिंग करने के बाद अगर ये पाती है कि नहीं मेरे पास जुरिडिक्शन है और वो डिक्री पास कर देती है और आप फिर अपील में जा रहे हो, तो तब भी कोर्ट, अपीलेट कोर्ट ये देखेगी कि क्या आपके केस में फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है और आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है कि नहीं किया है। दोनों चीजें देखी जाएंगी। ओके, इज इट क्लियर? Yes, please let me know. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. ma'am, this section is Okay. about the objection to jurisdiction. Yes, I'm sorry. Please repeat. I will text you my question. Okay. अब 21 थर्ड, 21 क्लॉज 3 कब लगता है? पहले इस चीज के लिए आप ये चीज समझिए। जस्ट अ मिनट। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे ए ने, अभी 21(3) हटा रही हूँ मैं, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, बी ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गए तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ट्रायल के दौरान जब ट्रायल चल रहा था, वो बीच में मिड में अपना ऑब्जेक्शन लगाता है कि सर जुरिडिक्शन नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट कैसे अलाउ करेगी या रिजेक्ट करेगी? ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। कोर्ट अलाउ कर देती है नॉर्मली, और उसके बाद हियरिंग होती है इसके ऊपर कि जुरिडिक्शन है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है जुरिडिक्शन है तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो जाती है आगे। उसके बाद डिक्री सेटिस्फाइड कब होगी? दोबारा अपील में जाएगा डिफेंडेंट, अपील में जाएगा और फिर उस अपील में बोलेगा कि सर ये ट्रायल कोर्ट की डिक्री को सेटिस्फाइड कीजिए क्योंकि इसके पास जुरिडिक्शन नहीं। ये एक केस है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस। उस केस में 8 साल बाद, नहीं ये किरण लाल चमन मोदी करके केस है एक, मैं आपको लिखवा दूंगी। उस केस में 8 साल बाद भी ऑब्जेक्शन रेज हुआ था और कोर्ट ने अलाउ किया था। ट्रायल स्टेज पे मैं बता रही हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं देख लेती हूँ और कुछ मिस तो नहीं हो रहा है टॉपिक आपका। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए, ट्रायल कोर्ट ने लाइक आपने ऑब्जेक्शन रेज किया और ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद कोर्ट ने इस पे हियरिंग की कि जुरिडिक्शन है या नहीं है, और कोर्ट ने ये पाया कि जुरिडिक्शन है, तो एक तो आप यहाँ पे भी अपील फाइल कर सकते थे, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। ठीक है, आपने यहाँ पे अपील फाइल नहीं की। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर डिक्री पास हो जाती है,
अब इसके बाद आप अपील फाइल करते हो, अपील अगेंस्ट डिक्री टू द अपीलेट कोर्ट। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, सेक्शन 21 किस अपील की बात करता है? अपील इस वाली की या इस वाली अपील की? आफ्टर डिक्री। आफ्टर डिक्री। कंफर्म हो? बताइए। यस, ओके, यस, सेक्शन 21 इस डिक्री की बात करता है, इस सॉरी इस अपील की बात करता है, अपील अगेंस्ट डिक्री। अपील अगेंस्ट ऑर्डर से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, इसको एंटरटेन भी नहीं किया जाएगा, ये बेसिक्स पूछ लिए जाते हैं। अब 21(3) पे आ जाओ। अच्छा, इसमें एक केस है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का, 1984 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ था, इसमें मेन 2 इश्यूज थे, 2 इश्यूज। पहला ये था कि अपील, कौन सी अपील होगी, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया, अपील अगेंस्ट ऑर्डर या अपील अगेंस्ट डिक्री। तो ये होगा हमारा अपील अगेंस्ट डिक्री, ये इसी केस में डिसाइड हुआ था। और दूसरा केस इसमें ये था, इशू ये था कि इस केस में बोला गया था दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 21 एंड सेक्शन 99। हाउ, कैसे है ये कॉन्फ्लिक्ट? कम टू सेक्शन 99 प्लीज। जस्ट अ मिनट। सेक्शन 99 में ये बोल रहा है कि नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इररेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन। मतलब 99 में नेगेटिव लैंग्वेज यूज की गई है। अगर इसी को हम पॉजिटिव बना दे तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर सेक्शन 99 का मतलब कि अगर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होगा तो डिग्री आपकी सेट असाइड हो जाएगी। पॉजिटिव का तो यही मीनिंग होगा, लेकिन सेक्शन 99 में नेगेटिव लैंग्वेज यूज की गई है कि नो डिक्री शैल बी, मैं इसको ब्रेक करके पढ़ रही हूँ, नो डिक्री शैल बी इन अपील ऑन अकाउंट ऑफ just a minute, on account of any error, defect or irregularity in any proceeding in the suit affecting the jurisdiction of the court। मैंने इसको ब्रेक करके पढ़ा है सेक्शंस में कि यहाँ पे सिर्फ मैं jurisdiction की बात कर रही हूँ कि अगर कोर्ट के पास jurisdiction, सपोज कीजिए, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। सेक्शन 99 ये बोल रहा है कि अगर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है तब भी डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड शैल यूज हुआ है, तो शैल का मतलब है ये मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये कंटेंशन हुआ था कि डिग्री शैल बी सेट असाइड इफ देयर इज एन लैक ऑफ जुरिडिक्शन, क्योंकि अगर आप 21 को पढ़ोगे तो 21 क्या कहता है कि अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, जुरिडिक्शन नहीं है, तो डिग्री सेट असाइड होनी चाहिए। और वहीं 99 क्या कह रहा है कि सिर्फ जुरिडिक्शन के ग्राउंड पर डिग्री सेट असाइड नहीं होगी। कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है दोनों में, ये बताइए, बताइए। सुधांशु इज सेइंग यस। तो सेक्शन 99 के अंदर कोर्ट ने क्या किया इस केस में, कोर्ट ने बोला सेक्शन 99 में शैल को हम लोग पढ़ेंगे एज मे पढ़ेंगे, तभी इसको सेक्शन 21 के साथ रेट कर सकते हैं, अदरवाइज देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ सेक्शंस। तो इसलिए यहाँ पे मे, अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है दैट देयर इज एन लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन तो कोर्ट डिग्री को सेट असाइड कर सकती है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट था ये पॉइंट बताना, केस भी इम्पोर्टेंट है, मैं लिखवा दूंगी सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया 21 क्लॉज 1 एंड 2। अब आप लोग 21 आइए थर्ड क्लॉज पे। यस, इसमें किसी को डाउट? ओके, जस्ट अ मिनट। अब आप लोग आ जाइए 21(3). ओके सुधांशु, 21(3).
21(3) किसकी बात करता है? 21(3) बात कर रहा है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन होती है, आप लोग इस चीज को समझना। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के केस में क्या होता है कि लाइक ये कोर्ट 1 है, ठीक है, ये कोर्ट 1 है, इसने डिक्री पास की है, दिस इज द ट्रायल कोर्ट, डिक्री पास बाय द ट्रायल कोर्ट। लेकिन जो प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है या जो डिफेंडेंट रहता है वो अलग प्लेस पे रहता है, जिसका जो आती है कोर्ट 2 के अंदर, जिसका जुरिडिक्शन कोर्ट 2 के पास है। अगर डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है तो वो प्रॉपर्टी कोर्ट 2 के जुरिडिक्शन में आती है। तो अब ये कोर्ट 1 कैसे डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी, बताइए कैसे करेगी डिक्री को एग्जीक्यूट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिक्री मैम, हाँ, ट्रांसफर ऑफ डिक्री करेगी, अंडर सेक्शन ठीक है। 39। कैसे? सेक्शन 39 क्लॉज 4 कहता है, सेक्शन 39 क्लॉज 4 जब आप पढ़ोगे तो वो ये कहता है कि ये कोर्ट डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती है। 39, और ये 2002 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। अगर इसके पास जुरिडिक्शन नहीं है इस प्रॉपर्टी का तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस कोर्ट को इस कोर्ट के पास केस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर केस किस पर्पस के लिए? फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। इस कोर्ट ने इस कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया केस। अब उस प्रॉपर्टी को अगर लाइक एग्जीक्यूट करानी है, डिक्री को एग्जीक्यूट करानी है, तो अब ये कोर्ट 2 कराएगी। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन हुई? कोर्ट 2। इसका मतलब होता है ये है हमारी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो डिक्री को एग्जीक्यूट करा रही है। अब ये चीज बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है 21(3) को समझने के लिए। अब ये लोग सेक्शन में क्या कह रहे हैं? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, no objection as to the competence of executing court with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing court at the earliest opportunity and unless there has been consequent failure of justice. Consequent failure of justice. अब इस केस में क्या होगा, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? बताइए। इस केस में क्या बोल रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कोई डिक्री एग्जीक्यूट करा रही है तो पहली बात तो वो नोटिस देगी, ठीक है। इसके बाद जब नोटिस पार्टी को मिल जाएगा तो अगर डिफेंडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा अंडर 47, सेक्शन 47। लाइक जुरिडिक्शन का प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। अगर और ऑब्जेक्शन कब रेज करेगा? एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, और मतलब यही है जितनी जल्दी से जल्दी कर दे, ठीक है। अब सपोज कीजिए नोटिस देने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास मतलब केस पहुंचा है तो वो पार्टीज को बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी? वो बुलाएगी, वो बोलेगी कि हमें डिक्री एग्जीक्यूट कराना है और ऐसे ऐसे हम लोग डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो ये नोटिस दिया जाता है। तो अब जब डिफेंडेंट को नोटिस मिल गया और उसको कोई भी प्रॉब्लम है जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो ये कहना चाहता है कि ट्रायल कोर्ट के पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं था तो आप कैसे इस डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो उसको ये अपना ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा एट द अर्लिएस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसको बताना पड़ेगा कि एक कॉन्जुगेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है केस में, ठीक है। अगर कोर्ट ने फिर क्या करेगा, जैसे उसने जुरिडिक्शन का ऑब्जेक्शन रेज किया, राइट, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस पर हियरिंग करेगी और हियरिंग करने के बाद कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक है, जुरिडिक्शन है, और वो डिग्री को एग्जीक्यूट करा देती है। फिर ये डिफेंडेंट जाएगा अपीलेट कोर्ट में। तो अब अपीलेट कोर्ट क्या देखेगी? अपीलेट कोर्ट देखेगी 21(3) को कि क्या
डिफेंडेंट ने अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज किया था या नहीं किया था, और क्या उसके केस में फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्शन रेज करता है सेक्शन 47 के अंदर। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, सपोज करो ये इसने रेज किया था ऑब्जेक्शन लेकिन फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा, तो क्या कोर्ट डिक्री को सेट असाइड करेगी अपीलेट कोर्ट? बताइए। नो मैम। नो, बिकॉज दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, उस कंडीशन में भी कोर्ट डिक्री को सेट असाइड नहीं करेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि दोनों पूरा होना जरूरी है। तो ये है हमारा सेक्शन 21 क्लॉज 3। अपीलेट कोर्ट ये चेक करेगी कि आपने ऑब्जेक्शन रेज किया था और साथ साथ फेलियर ऑफ जस्टिस आपके केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ सेक्शन 21 को। सेक्शन 21 क्लॉज 1 टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, 21 क्लॉज 2 पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन की बात करता है, और 21 क्लॉज 3 आपका बात करता है रिलेटिंग टू एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। यहाँ पर 21 आपका एंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 21 समझ में आ गया है? टीटी में पूछ लेते हैं, एग्जाम्स में भी जरूर आता है। मैम इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? मतलब समझ तो आ गया, बट क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके अंदर? ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिडिक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड पीटी में ये पूछ लेते हैं, लाइक क्लॉज में पूछ लिया, लाइक पूछा आपसे पेक्यूनरी लिमिट से रिलेटेड है और आप तो ये कहोगे कि 21(1) में दिया हुआ है। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। तो आप इसमें गलत कराते हो। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्शन पूछ सकते हैं वो, तो आपको पता होना चाहिए 21(3) और कब एंटरटेन होगा, अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, दोनों एसेंशियल पता होने चाहिए। उस पे आंसर लिखने को भी आता है, that when defendant can raise the objection। yes, ये रिलेटिंग टू एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। टेरिटोरियल और पेक्यूनरी के लिए एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं करती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो डिक्री को एग्जीक्यूट कराए, लेकिन ट्रायल कोर्ट का काम, ओके सुधांशु, ट्रायल कोर्ट का काम होता है कि वो इश्यूज को सेटल करे, उसका पूरा ट्रायल कंडक्ट कराए, फिर डिक्री पास करे। इसीलिए यहाँ पे एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज 21(3) में नहीं यूज किया है। इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। हाँ यस मैम, अभी ठीक है। मैं ज्यादा इसमें बस यही ध्यान रखना है कि 3 कंडीशन वगैरह फुलफिल होनी चाहिए। अब आ जाइए सेक्शन 21A। 21A क्या कहता है? बार ऑन सूट टू सेट असाइड